पूर्वांचल की अगर हम बात करें तो गाजीपुर एक एपी सेंटर माना जाता है जो उत्तर प्रदेश की राजनीति पर भी प्रभाव डालता है और बिहार की भी राजनीति पर प्रभाव डालता है। यहां पर लगातार जिस तरह से वर्चस्व रहा है और एक तरह से जनता का भी समर्थन लगातार अंसारी बंधुओं को मिलता रहा है। अफजाल अंसारी इस समय हमारे साथ हैं जो 2019 में जीतकर संसद पहुंचे थे। तब वो हाथी में थे, यानी कि बीएसपी में थे, जब गठबंधन था समाजवादी पार्टी के साथ। लेकिन इस बार गठबंधन है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, और वहीं पे अगर बीएसपी देखें तो वो अलग कैंडिडेट के साथ में लड़ती हुई दिखाई दे रही है। कितनी बड़ी फाइट है और कितना बड़ा मुकाबला है। अफजाल अंसारी साहब इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप तो अभी करंट सांसद भी हैं, लेकिन किस तरह की चुनौती इस बार आप 2024 में अपने क्षेत्र में गाजीपुर में देख रहे हैं? देखिए, लोकतंत्र में चुनाव तो एक चुनौती है। जनता में भरोसा हो, जनता में विश्वास बना रहे, उसको मेंटेन करना तो एक चुनौती तो है। और वो भी सत्ताधारी दल गाजीपुर की सीट को इसलिए भी ज़्यादा केयर करती है कि बगल में श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। और कहा यह जाता है मीडिया के भाई प्राय ये कहते हैं कि मोदी जी के पूर्वांचल में चुनाव लड़ने से इसका असर बिहार और बंगाल तक और पूरे पूर्वांचल पे पड़ता है। धरातल पर उसको अगर एनालिसिस इस तरह की जाए कि भले उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव में सफलता मिल गई हो सरकार बनाने के लिए बीजेपी को, लेकिन पूर्वांचल के इस हिस्से में अंबेडकर नगर में एक सीट नहीं मिली बीजेपी को, जौनपुर में अपने सिंबल पे मात्र एक सीट जीत सके, आजमगढ़ में उन्हें एक सीट भी नहीं मिली, मऊ में उन्हें मात्र एक सीट, बलिया में 2 सीट, गाजीपुर में एक भी सीट नहीं। लोकसभा का भी चुनाव उठा लीजिए तो आपको दिखाई देगा अंबेडकर नगर हो, जौनपुर हो, आजमगढ़ हो, लालगंज हो, आप देखिए जो घोसी हो, गाजीपुर हो, एक बेहतरीन परफॉर्मेंस समाजवादी पार्टी ने अब आ गया है फिर लोकसभा के चुनाव। तो मैं आज भी समझता हूं कि वहां से ही अंबेडकर नगर से जौनपुर, आजमगढ़, लालगंज, घोसी, बलिया, चंदौली, भदोही, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर और मछली शहर, आसपास के प्रांतों में अगर जाइए तो बक्सर, आरा, ये सब सीटें आप देखिएगा, परिणाम आने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल सीटें हो गई हैं और हमें ऐसा प्रतीत होता है कि बीजेपी का पूर्वांचल में सफाया होने जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात कही आपने, क्योंकि फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से बनारस से चुनाव लड़ते आ रहे हैं और 6-6 लाख 8-8 लाख 6-6 लाख से जीतते आ रहे हैं, इस बार 10 लाख का बताया जा रहा है कि 10 लाख से ज़्यादा मतों से जीतेंगे। लेकिन 2019 की बात कर लेते हैं। 2019 में जिस तरह से आपने जीत हासिल की, करीब 1 लाख से ज़्यादा वोटों से आप जीते। इस बार आपका समर्थन जो है वो कांग्रेस के साथ है, गठबंधन कांग्रेस के साथ है। पहले बीएसपी के साथ था। बीएसपी का एक कोर वोटर भी माना जाता है इस क्षेत्र में। क्या आपको लगता है कि फायदा होगा इस गठबंधन से, या कहीं ना कहीं जो नुकसान भी हो सकता है? प्रत्याशी तो हमेशा अपने फायदे की बात ही देखता है। आप घूमिए और बचा कै दिन, अब बचा कै दिन, चाहे हम चिकनी बात कर लें या आप चिकनी बात कर लें, रिजल्ट तो 4 को आ जाएगा। तो फिर देखिएगा कि मोदी का करिश्मा काम आया या इस बार चेहरे पे चुनाव हो रहा है कि कैंडिडेट पे चुनाव हो रहा है? सवाल खड़ा ये होता है कि भैया मोदी जी और राहुल जी या फिर कैंडिडेट? आप ही चेहरा बना दो, आप ही काम बना दो।
आप कहाँ पूछ रहे हो कि मोदी जी आपने 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की हर साल बात की थी। 10 साल के अपनी शासन व्यवस्था में कहाँ ये सपना आपने पूरा किया? आप कहाँ ये पूछ रहे हो कि 400 का सिलेंडर 1200 का, 58 रुपये का डीजल 90 रुपये का, और 65 रुपये वाला पेट्रोल 100 रुपये लीटर? आप ये सवाल कहाँ खड़ा कर रहे हो कि आपने भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात की थी, आत्मनिर्भर भारत की बात की थी। एक एयरलाइंस थी भारत में, एक ही एयरलाइंस, उसको भी मोदी जी ने बेच दिया टाटा के हाथ, और हम विश्वगुरु हैं। नहीं, अब आप भागने लगे? सुनिए, सब्र करिए थोड़ा सा। एक छोटे से देश का, उसके सामने हम खड़े होने की स्थिति में नहीं है, और हमारे बात है कि हम विश्वगुरु हैं। आपने कहा था हम भारत को कर्ज मुक्त कर देंगे, सारा कर्जा भर देंगे। कौन आपसे हिसाब पूछने जा रहा है कि 268 टन सोना आपने कहाँ रख दिया? किसको बताया? देश की जनता को बताया कि देश की संसद को बताया? आपको तो हम लोगों से कहा जाता है कि आपके जो लंबित मुकदमे हैं उसकी सूची खुद टेलीविज़न पे भी दीजिए, अखबारों में भी विज्ञापित कीजिए, सर्वसाधारण को सूचना मिल सके। मोदी जी की सरकार बताएगी भारत के ऊपर कितना कर्ज है? क्या पहले के कर्ज से 4 गुना कर्ज नहीं बढ़ गया? 4 गुना महंगाई नहीं बढ़ गई? 4 गुना भ्रष्टाचार नहीं बढ़ गया? आप क्या कर रहे हो? देश में 400 रुपए किलो लहसुन बिका, 400 रुपए किलो अदरक बिकी। आप 400 का नारा दे रहे हो तो जनता करी ये भैया, ये कहीं दलवो नाना बेची हैं तो दलियो 400 रुपया किलो, तेलवो नाना 400 रुपया किलो बिकाई। इन जनता के सरोकार से जुड़े मुद्दे जो हैं, इस पर चर्चा तो हो नहीं रही। अब आप चेहरा देखो, इतिहास देखो, करिश्मा देखो, जो चाहे देखो। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि भैया गरीबी मिटाने के लिए महिलाओं को खासतौर पे और बेरोजगारों को 8,500 रुपये और लखपति बना देंगे, 1 लाख रुपया जो है सालाना जो है देते रहेंगे, और खटाखट पैसा जो है चला जाता रहेगा। ये आपको लगता है कि ये जो सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम बन गया है कि इस तरह से प्रभावित करना, क्या आपको ठीक लगता है? कौन प्रभावित करता है आप बताइए? मनमोहन की सरकार में, मनमोहन सिंह जब देश के प्रधानमंत्री थे तो उस सरकार में जो फैसले लिए गए, श्रेय आप उसका किसको दे रहे हैं? 5 किलो अनाज की जो बात चलाई जा रही, तो सामान्यतः 5 किलो अनाज यानी 100 रुपए का हुआ। 20 रुपए किलो गेहूं रख लीजिए, 100 रुपया। अब 5 किलो अनाज अगर चावल है तो 150 रुपए का हो गया, 3 रुपए की। इसमें से मोदी का कितना छूट है? मोदी की सरकार की कितनी छूट है? मनमोहन सिंह की सरकार ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम पास करके देश की जनता को 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल का ये प्रबंध कर दिया, देश में बंटवा दिया, बंटवाते रहे। सरकार आपकी आई, वो 10 रुपया लेके 5 किलो देते थे, 90 रुपए की छूट देते थे, आपने 100 रुपए की छूट दे दिया। तो आपकी छूट का तो उसमें 10 ही रुपया है, 90 रुपया तो मनमोहन सरकार के उस नियम की छूट का है। नाम बदल गया बस, आप कह रहे हैं कि हिसाब से नाम बदल गया, वो स्कीम है वही। आप 5 किलो अनाज कहते हो, 5 किलो अनाज आप कहाँ, कीमत उसमें पहले 10 रुपए की थी, अब आप फ्री कर दिए। इतना ही तो फर्क है। और उसको आप ऐसा नैरेटिव बनाते हो, 80 करोड़ परिवारों को हम अनाज देते हैं, तब गरीबों के घरों में चूल्हा जलता है और उनके बच्चे रोटी खाते हैं। अपमान करते हो। आपने कहा था 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देंगे, आप एक छटाक, एक दाना अनाज फ्री मत दो। लेकिन आप ये बताइए, आप कह रहे हैं फ्री मत, बात सुनिए, अगर बेरोजगार हाथों को काम दे दिया जाए तो वो बेरोजगार अपने मशक्कत की कमाई से अपने परिवार को रोटी भी खिला लेगा और अपने कपड़े और मकान का भी प्रबंध करेगा। राहुल गांधी क्यों कहते हैं कि 10 किलो अनाज हम देंगे, 5 किलो की जगह पे 10 किलो? वो कहते हैं, वो उनसे पूछिए। अभी तो इसलिए कि राहुल गांधी ही हैं
जिन्होंने पहले, उनकी सरकार ही थी जिन्होंने पहले ये फैसला किया था कि हम 5 किलो नहीं 35 किलो देते थे, हम याद दिला रहे हैं आपको। उसमें 10 किलो होता था चावल और 20 किलो होता था गेहूं। उसमें चीनी भी होती थी, उसमें किरासन तेल भी होता था। लेकिन मोदी सरकार चीनी खा गई और तेल पी गई, और वो 35 किलो की गठरी को 5 किलो कर दिया। वो 10 रुपया लिया जाता था, 2 रुपया किलो के रेट से। अगर 10 किलो चावल था तो 3 रुपये किलो के हिसाब से 15 रुपया ले लेते थे। अगर 20 किलो गेहूं था तो 2 रुपये किलो के हिसाब से 40 रुपये लेते थे। अगर राहुल गांधी कह रहे हैं तो गलत क्या कह रहे हैं? ये सरकार तो दूसरे के काम को अपने श्रेय ले रही है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम, इसी पे बहस करा दीजिए, ये मोदी का है कि मनमोहन सरकार का है? अच्छा, मोदी जी जो है अब आपके क्षेत्र में आ रहे हैं, 25 तारीख को उनकी रैली भी है। कितना बड़ा प्रभाव देख रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी वो आते रहे हैं? करिश्मा, चमत्कार, उस चमत्कार का इंतजार। फिर बनारस में उलड़ रहे हैं, अगल बगल तो हम लोग दोनों है, ये बनारस है, ये गाजीपुर है। हाँ, देखा जाएगा कितना चमत्कार होगा, या आप कुछ और कहना चाह रहे हैं? अभी तो पर्चा दाखिल कराया उन्होंने, तो उत्तराखंड से चीफ मिनिस्टर लाए। प्रचार शुरू कराया उन्होंने तो मध्य प्रदेश से चीफ मिनिस्टर लाए। जम्मू कश्मीर के एलजी साहब एक बार आए, 2 दिन की परिक्रमा करके गए, फिर आए, 2 दिन की परिक्रमा करके गए, फिर आ रहे हैं, आज आ रहे हैं या कल आ रहे हैं, आज ही आ गए हैं। तो परिक्रमाएं होती रहेंगी, देवी देवता आते रहेंगे। उसी क्रम में मोदी जी भी आ रहे हैं। मैं अकेला फटीचर आदमी सड़क पर घूम रहा हूं, जाइए जनता में पता करिए, भौकाल इनका मिलेगा, लेकिन जनता के दिलों में मैंने अपना स्थान बनाया है। जनता के दिलों में आपने अपना स्थान बनाया है। एक दो सवाल मैं आपसे लूंगा मैक्सिमम, कि आपने जिस तरह से चुनाव लड़ने की तैयारी की, 2023 में जिस तरह से गैंगस्टर एक्ट वाला मामला जो चला, उससे कितना बड़ा प्रभाव पड़ा, और उसके बाद आपने अपनी बेटी को भी, नुसरत को भी चुनावी मैदान में उतारा है, तो क्या लग रहा है, किस तरह से अब? इसके 2 पहलू हैं। एक पहलू, मेरे साथ सारा सिस्टम मैनेज करके आपने जो व्यवहार किया, पहले बुलडोज़र लगाया, स्कूल गिराया, घर गिराया, फार्म हाउस गिराया, दुकानें गिराई, होटल गिराया, खेत खलिहान बाग बगीचा कुड़की कर दिया, और बुलडोज़र लेके मीटिंग करने आ गए। देखो, ये वो बुलडोज़र है जिसने ठंडा कर दिया बड़े बड़ों को, और जनता ने ठंडा कर दिया उन्हीं को। 7 की 7 सीट बोनी भी नहीं हुई। यहाँ एलजी साहब 22 दिन तक देवी देवता का दर्शन करते रह गए। देवी देवताओं ने भी ऐसा आशीर्वाद दिया कि बेटा बोनी भी नहीं होगी, 1 को सीट नहीं। अब जो घटनाक्रम हुए उससे कोई सीखता है, लेकिन अहंकारी कभी नहीं सीखता, अहंकारी और आगे बढ़ जाता है। तो आप आगे और बढ़े हैं। अफजाल अंसारी को आपने जेल में डलवा दिया, सजा करवा दिया। अब जनता पे क्या प्रभाव पड़ा है, इनाम इसमें जनता देगी। जब पुरस्कार बटेगा तो आप भी आइएगा, देखिएगा वो पुरस्कार कहाँ ले आके रखेंगे लोग। वही मैं समझना चाह रहा था। समझना का तो, अब तो 4 तारीख को ना हम समझेंगे। आप लोग ना पढ़ लेते हैं, हाई कोर्ट का फैसला पहले आप लोग पढ़ लेंगे, जनता का रिजल्ट पहले आप लोग देख लेंगे। हम तो प्रयास कर सकते हैं, नहीं, हम जानने की कोशिश करते हैं। जनता का तो आशीर्वाद 4 तारीख को मिलेगा ही। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म करो, फल की चिंता किए बिना कर्म करो, पूरी क्षमता से कर्म करो, और जब कर्म सही होगा तो परिणाम भी सही होगा। आखिरी सवाल है कि हमने देखा है कि गाजीपुर में, जब हम गाजीपुर का नाम लेते हैं तो मुख्तार अंसारी का नाम हमेशा जिक्र में रहता है। तो मुख्तार अंसारी जी के इंतकाल के बाद अब ये पहली बार ऐसा चुनाव होने जा रहा है, कितना क्या प्रभाव है? देखिए, क्या कहना है, लोग नारा लगा रहे थे, पब्लिक के लोग, मुख्तार अंसारी अमर रहे। आज तो वो दुनिया में नहीं है। अब दुनिया में न रह करके भी जिसकी चर्चा हो उसे ही अमर कहा जाता है। आज टीवी चैनल हो, अखबार हो, चुनाव हो,
सब घूम फिर करके मुख्तार अंसारी के नाम के इर्द गिर्द, यहाँ चैनल आए थे चैनल 9 के लोग, तो उन्होंने पूरा बैनर लगाया था मुख्तार विहीन चुनाव। मुख्तार को मिस करते हैं आप बड़े भाई हैं। आपके भाई है कि नहीं? बड़े भाई हैं, मैं यही पूछना। पता नहीं, कुछ लोग अकेले ही पैदा होते हैं। नहीं, मेरे बड़े भाई हैं, मैं इसीलिए आपसे थोड़ा सा। बाप भी हैं? नहीं, उनका इंतकाल हो गया। मेरे भी माँ बाप का इंतकाल हो गया। और किसको अपने भाई की मौत का दर्द नहीं होगा जब कोई भाई साजिश करके उसको इस तरह से मारा गया। वो शेर दिल इंसान था और जेल में उसको जहर दे करके और कायरों की तरह से ये जो हत्या की गई है, तो ऊपर वाले को भी नागवार गुजरा है और नीचे वालों को भी नागवार गुजरा है। हमें सदमा है, हमें गम है, लेकिन आम लोगों में जो उसके लिए हमने देखा गम, तो मेरा गम आधा हो गया। हिंदुस्तान में जिसको आपने माफिया की संज्ञा दी, कोई ऐसा माफिया किसी दिन अपने कैमरे में कैद करके दिखा देना, क्योंकि हमारे समाज की मान्यता है कि दुनिया में जो आया है वो जाएगा, और जब अंतिम यात्रा पे कोई जाता है तो उसकी औकात का पता उसी दिन लगता है कि इसने दुनिया में क्या कमाया था। मुख्तार अंसारी की शव यात्रा अगर देखी हो और किसी की उस तरह की शव यात्रा दिखा देना जो माफिया की संज्ञा जिसे आपने दिया हो, तो फिर आप अपने आप को आईने में देखना कि ये माफिया की शव यात्रा है या गरीबों के मसीहा की शव यात्रा है। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज नेशन से बातचीत करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन गाजीपुर।